गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया है, आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया है। कोवलेंट बॉन्ड में हमें थोड़ा लुईस सिंबल रिप्रेजेंट करना समझना है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लुईस के हिसाब से। तो सबसे पहले तो लुईस सिंबल में ये बात ध्यान देने लायक होती है कि हम एक तरीके से उसके इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे जो उसके शेयर्ड पेयर मतलब बॉन्डेड कंडीशन वाले जो कोवलेंट बॉन्डेड हैं, जो बच गए हैं जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया, जिनको हम लोन पेयर कहते हैं, तो एक तरीके से उसका बनाएंगे स्ट्रक्चर, वो लुईस स्ट्रक्चर समझाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिया और हमने इसका लुईस सिंबल या लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम कौन है। या तो एक सेंट्रल एटम होगा, जैसे इस केस में तो दोनों ही बराबर हैं तो दोनों को लिख लेते हैं हम, ये लिख लिया हमने। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से हो गया, बस कंप्लीट हो गया। ये जो है ये हमारी कंप्लीट हो गई स्ट्रक्चर किसकी, लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अगर हमें इसको बॉन्ड कंडीशन में दिखाना है, जो मैंने अभी लिखा है, तो हमने यहाँ पर ऐसे लिखा था, इसको आप सिंपल क्या कह सकते हो कि दो इलेक्ट्रॉन बराबर है एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। अब थोड़ा सा हम मुश्किल पे आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया अब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए हमें पता है ऑक्सीजन के पास भारी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। देखो उसका एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा 8 होता है, तो हम यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरीके से दूसरे के 1 2 3 4 5 और 6। तो जब हम इसका काउंट करेंगे तो ये इसमें आएगा, इसका काउंट करेंगे तो हम इसमें काउंट करेंगे इसको। तो इसके कितने बॉन्ड बने, एक ऑक्सीजन के एटम ने दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ दो इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप की है। तो जब इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर एक बात जो देखने लायक है वो ये है कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एक लोन पेयर बोला जाएगा। पेयर बोला ना मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो कितने पेयर बन सकते हैं, यहाँ पे 2 पेयर बचे हैं, तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 2 लोन पेयर इस हिसाब से बचे, 2 लोन पेयर यहाँ पर बचे। तो यहाँ पर एक्चुअली अगर इस पूरे मॉलिक्यूल की बात की जाए, इस पूरे O2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने हुए, 4 तो लोन पेयर हैं, और ये देखो कितने बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड बने हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर मतलब जिन्होंने बॉन्ड बनाया, तो एक बॉन्ड से एक पेयर होता है, तो कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए यहाँ पर। इसी तरीके से हम लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिखाया गया हम इसी को देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का कर लिया है, ये हो गया हमारा, ऑक्सीजन का भी हमने कर लिया, ये भी हो गया हमारा। अब आ रहे हैं हम ओजोन पे। ओजोन जो होता है बेटा O3 होता है उसका फॉर्मूला, और यहाँ पर आपको दिखाया गया है ओजोन की स्ट्रक्चर। ओजोन की अगर आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो अभी आपको ये प्लस माइनस समझ में नहीं आएगा, मैं इसे समझा देती हूँ आपको, आप इतना सा समझ लो। अगर किसी एटम के पास कोई चार्ज नहीं है ऊपर, तो इसका मतलब जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन थे उन्हीं से काम चला रहा है, उन्हीं से बॉन्डिंग में उसने पार्टिसिपेट किया है। अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज आया है तो उसने अपना कोई एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है। इसका मतलब मान लो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो अगर उसके पास एक प्लस का साइन है तो इसका मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम कितना काउंट करेंगे, अब उसके 5 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अगर किसी ऑक्सीजन के पास या किसी भी और एलिमेंट के पास एक नेगेटिव साइन है तो उसमें हम उसका एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें अगर माइनस लिखा है उसके ऊपर तो हम उसको एक जोड़ देंगे तो हम 8 मानेंगे। तो अब आपको ये समझाने के लिए अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है ये नॉर्मल है, ये वाला फर्स्ट वाला, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन इसके होने चाहिए। तो अब आप देखो क्या इसके पास इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 6 तो इसके खुद के थे
और जब 2 इसने पार्टिसिपेट किया बॉन्डिंग के अंदर, तो दूसरी तरफ से जो 2 आए वो इसके काउंट हो गए। तो इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसने कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे लेन देन नहीं किया है, तो ना तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब समझो अगले वाले की, अब इसके ऊपर प्लस साइन है, प्लस साइन है तो इसका मतलब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। तो टोटल ऑक्सीजन के पास होते थे 6, अब इसके हम कितने रखेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 2 तो देखो बेटा ये वाले हैं जो अभी बॉन्डिंग में हमने गिने थे, 2 हो गए, 3 और 4, ठीक है। और ये जो है ना, जो आपको डबल दिख रहा है, डबल इसके नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है, सिंगल बॉन्ड बना है इनके बीच में, इसलिए ये ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? हो गए ना 5। 1 2 3 4 5, 2 इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे हैं वो है, 1 यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो 3 इसके पास बॉन्ड पेयर हो गए। 1 इसके पास बॉन्ड पेयर नहीं, 3 इसके बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए हैं इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गए जिसे हम लोन पेयर कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन माइनस वाले की। ऑक्सीजन माइनस जब ले रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, जब 1 माइनस है तो इसका मतलब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6, और जिस पे मैंने एरो लगाया था कि ये इसने दिया है, तो ये इसका 7वां इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आ गया? इस तरीके से ये चार्ज आता है। अब बात करते हैं इसका, अगर बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनाओ। अब आप देखो ऑक्सीजन ने यहाँ पर 2 की पार्टनरशिप की थी, कितना आएगा यहाँ पर? डबल बॉन्ड। फिर इस ऑक्सीजन के साथ इसके लोन पेयर भी लिख लेते हैं हम। देखो ये तो हो गया बॉन्डिंग वाला। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे इधर और ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे इधर, टोटल कितने? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, एक इसने सिंगल बॉन्ड में लगा दिया, ये इसने बना दिया सिंगल बॉन्ड में, ये हमारा हो गया। अब इसके पास कितना लोन पेयर बचा? इसके पास 1 लोन पेयर बचा और इसके पास चार्ज आ गया प्लस। इसी तरीके से ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 लोन पेयर हैं और इसके ऊपर चार्ज है माइनस। ये इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम लुईस स्ट्रक्चर कहेंगे। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्या यही बनाई है जो थोड़ी देर पहले बनाई थी, ठीक है। अब आप किसी के भी इलेक्ट्रॉन काउंट करना, सबके 8 ही होंगे क्योंकि हम ऑक्टेट के हिसाब से लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर आपको ये भरोसा नहीं हो तो आप यहाँ पर आके कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं सर्कल बना देती हूँ, आप उस सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गया सर्कल, इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा वाला कंप्लीट करते हैं हम। ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। अब हम तीसरे वाला कंप्लीट करते हैं। तीसरा वाला देखो, 6 तो इसके पास इधर ही हैं, 2 इधर हैं, 8 पूरे हो गए। सबने कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए? 8। जो हम कह रहे थे कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते वक्त भी जो साझेदारी करके वो बनाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हर तत्व जो है, हर एलिमेंट जो है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करे, ठीक है। तो लुईस स्ट्रक्चर से भी हमने ये बना दिया और ये स्ट्रक्चर्स ओजोन की बनाई अभी हमने, ठीक है। अब अगले हम बना सकते हैं NF3। तो यहाँ पर अगली स्ट्रक्चर जो है NF3, ये नाइट्रोजन का फ्लोराइड है। अब आपको जब आप सेंट्रल एटम देखोगे ना बेटा, आपका सेंट्रल एटम जो होता है वो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो आपका सेंट्रल एटम होगा, जिसके चारों तरफ बॉन्ड बनाओगे आप। तो यहाँ पर N और F में से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो तो हो ही नहीं सकता, उससे तो सब नीचे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन सेंट्रल में आ गया। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि NF3 कैसे बनेगा। तो उसके लिए आप सोचो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? नाइट्रोजन के पास बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाली शेल में। टोटल उसके पास 7 है ना, तो 2 अंदर और बाहर वाली शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब हम बात करेंगे ये 5 इलेक्ट्रॉन कैसे बॉन्ड बनाने में लगा रहा है। तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने देखो 1 2 और 3 4 और 5 हो गए 5 इलेक्ट्रॉन।
अब जो फ्लोरीन आएगा उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये फ्लोरीन आ रहा है यहाँ पर और 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं दूसरे कलर से बना लेती ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका 8 कंप्लीट हो गया। एक उसने नाइट्रोजन का लिया, एक उसने अपना दिया। इसी तरीके से इसका पूरा हो जाएगा और इसी तरीके से फ्लोरीन का पूरा हो जाएगा। तो दोनों फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब ये देखो आप, क्या नाइट्रोजन का कंप्लीट हुआ है? नाइट्रोजन का देखो आप, 2 उसके खुद के थे, 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हमारी स्ट्रक्चर भी बन गई, सिंगल सिंगल बॉन्ड बने, ये हमारे दिखा दिए हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे इस मॉलिक्यूल को देख के कि इसके पास, इस मॉलिक्यूल के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं। 3 बॉन्ड है ना, तो एक पेयर एक बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर हैं। और टोटल लोन पेयर उसकी बात करो, सब नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं? नाइट्रोजन के पास 1 है और हर फ्लोरीन के पास कितने हैं? 3 है। तो 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 और 3 और 3 9 हो गए और एक ये, तो इसके पास 10 लोन पेयर है। इस मॉलिक्यूल के पूरे की बात कर रहे हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करोगे तो सिर्फ इसके पास कितना है? 1 लोन पेयर है। तो इस तरीके से हम लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम आते हैं फॉर्मल चार्ज की, जो प्लस माइनस मैं बता रही थी ना आपको कि ये थोड़ा सा आपको समझना है। इसमें इतना कुछ समझने वाली बात नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है। फॉर्मल चार्ज कब आएगा? देखो, हमारा जो एक एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट तो होगा ही हमारे पास, उसके आप ये देखो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 5 थे, 6 थे, जितने भी थे, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास जितने भी थे उसमें से हमने माइनस करना है। क्या माइनस करेंगे? एक तो देखो उसने अगर बॉन्ड बनाया है तो बॉन्ड का कर देंगे हाफ, कि बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका हाफ कर दो। क्यों हाफ किया? क्योंकि देखो अगर बॉन्ड पेयर है तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ से आया, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे की तरफ से आया, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो हाफ ही है। अगर 6 बॉन्ड पेयर हैं, इसका मतलब उसने कंट्रीब्यूशन कितना किया? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन का, सॉरी 6 बॉन्ड पेयर बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन्स बोला है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 किसी और ने दिए हैं, 3 किसी और ने दिए हैं, तो 6 आए हैं, तो इसके पास टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 3। अब वो तो उसने बॉन्ड में बना दिए, बाकी उसके बच जाएंगे लोन पेयर, ठीक है। और फिर भी अगर उसके ऊपर चार्ज आ गया तो वो प्लस या माइनस में आ जाएगा, जैसे ऑक्सीजन वाले में आया था, ओजोन वाले में। तो अब जैसे इसमें इसका फॉर्मूला क्या हो गया फॉर्मल चार्ज का, कि हम फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का अगर हमें लुईस स्ट्रक्चर में निकालना है तो उसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाओ और फिर उसमें देखो उस एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से माइनस कर दो उसके लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर ने किसी और के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया, पूरा उसका है तो उसी का माना जाएगा। और माइनस हाफ कर देंगे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। शेयर पे इलेक्ट्रॉन्स के हाफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो किसी और ने, दूसरे ने पार्टिसिपेट किया उसके साथ इक्वल शेयरिंग में, तो हाफ ही उसका कंट्रीब्यूशन है। तो अब जो भी अगर 0 आएगा, क्योंकि एटम न्यूट्रल होगा तो 0 आएगा। अगर एटम के पास कोई भी चार्ज आता है तो वो हम चार्ज उस एटम के ऊपर हमें लिखना पड़ेगा लुईस सिंबल स्ट्रक्चर बनाने के बाद, ठीक है ना। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये ओजोन का पढ़ा था ना, तो ओजोन के अंदर जो इसके ऊपर चार्ज दिखाई दे रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये चार्ज क्यों दिखाई दे रहा है यहाँ पर? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को दिया था, तो इस वाले ने दिया था तो प्लस, इस वाले ने लिया था तो माइनस। तो ये हम किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इस फ्लोरीन वाले पे आते हैं, NF3 पे। तो NF3 पे आए तो मान लो हमें इस फर्स्ट फ्लोरीन पे चार्ज पता करना है। तो फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 है ना। 7 में से इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3, 3 तो लोन पेयर है, तो 3 दूनी 6, तो माइनस सीधा सीधा ही कर दो। और बॉन्ड पेयर कितने इसके पास? 1 बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 को डिवाइड करोगे कितना आया? 1।
तो 7 में से कितना घटा दिया, 7, तो कितना आया, 0। इसका मतलब इस फ्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है। तो इस पे नहीं है, तो ये तो सेम ही था, तो इस पे भी 0 आ गया, इस पे भी 0 आ गया। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं कि यहाँ के नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है। तो नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन के अंदर फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं हम। फॉर्मल चार्ज अब नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। उसमें से माइनस किया उसका लोन पेयर, लोन पेयर तो सिर्फ यही है, तो कितने माइनस कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस शेयर्ड पेयर कितने हैं इसके पास, 1 2 और ये 3 शेयर्ड पेयर है पूरे के पूरे, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन इसका खुद का हो गया। तो इसका मतलब 5 माइनस 5 कितना आया, 0। ये मैंने 3 क्यों लिखा है, क्योंकि ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 6/2, ठीक है ना, तो मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया। तो ये हो गया हमारा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। अब हम थोड़ा सा टिपिकल का करते हैं जो हमने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं पूछ रही हूँ, यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब ये ऑक्सीजन पे चार्ज मैं मान नहीं रही कि इस पे कोई चार्ज है, ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे देखो आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इनके पास, 6। इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो पेयर हैं तो 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन। माइनस बॉन्ड कितने बनाए इसने, 2 बना लिए, तो 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इसने। टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4/2 2 आ गया। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना आप, जितने बॉन्ड दिखे उतने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो गए इसके। तो 6 माइनस 6 इसका मतलब 0, इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। अगले वाले ऑक्सीजन की बात करते हैं। अगले वाले ऑक्सीजन में देखो, उस ऑक्सीजन के पास शुरुआत में कितने थे टोटल, जब उसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया था किसी के साथ, क्योंकि फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं हम। तो शुरुआत में कितने थे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसमें से हमने ये लोन पेयर का माइनस कर दिया, कितना माइनस कर दूं, 2। उसके बाद हमने क्या किया, उसके पास कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3 बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, तो 6 है, तो 6/2 कितना हो गया, 3। तो इस ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज आया, -5 प्लस का 1, इसीलिए इसके ऊपर क्या लगाया हमने, साइन प्लस, ठीक है। अब दूसरा वाला करते हैं हम, इस तीसरे वाले के बात करते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। अब इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 6, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लोन पेयर है। माइनस 1 इसने बॉन्ड बनाने में लगाया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या आप ये कह सकते हो 1 बॉन्ड है तो 2/2 1 ही आएगा। तो 6 में से कितना चला गया, 7, कितना आ गया इसके पास, -1, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज क्या लिखा हमने, इसलिए इसी के ऊपर चार्ज लिखा हमने -1, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। आप किसी और का भी निकाल सकते हो, कि कभी सोचो मैम ये कैसे, किसी और का निकाल के दिखाओ, तो हम किसी और का निकाल लेते हैं। ये देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है HNO3, ठीक है, तो हम इस ऑक्सीजन का निकालते हैं पहले, ऑक्सीजन का, इस फर्स्ट वाली, इसका नंबरिंग डाल देते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन का। तो फर्स्ट ऑक्सीजन का हमने फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 6, 1 2 3 4 इसके पास लोन पेयर, कितने बॉन्ड बना रही है, 2, तो ये कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसकी बात करते हैं, इसका फॉर्मल चार्ज, ये मान लो 2 ऑक्सीजन पे बना दिया मैंने, तो इसके पास शुरुआत में कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं इसके पास, तो टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग कंडीशन का हमने, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 2/2 कितना आया, 1, तो 6 माइनस 7 कितना चार्ज आएगा इस पे, -1। तो देखो इस पे माइनस का लिख रखा है, ये लिख रखा है, दिखाई दे रहा है, तो ये माइनस का है। अब आप मान लो आपको मैं कहूँ आप नाइट्रोजन का निकालो, तो इसका निकालना है हमने। तो नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा, 5, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 5 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे माइनस करेंगे हम, क्या इसके ऊपर कोई लोन पेयर है, कोई लोन पेयर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 बॉन्ड हैं, तो 4 बॉन्ड तो 8/2 करना था, 4 आ गया। 0 उसके पास लोन पेयर है, तो ये कितना आ गया, 5 माइनस 4 प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसके ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए, देखो है ना प्लस चार्ज। तो आई थिंक अब आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना आ गया होगा।
तो आज हमने फॉर्मल चार्ज भी पढ़ लिया है। अब हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ये जितने भी हमने किए थे बेटा, इन सब में हमने ऑक्टेट रूल बताया था कि हर तत्व ये कोशिश करता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दे फॉर इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। लेकिन कई ऐसे मॉलिक्यूल देखे गए जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो कैसे होता है ये, देखो, द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। इसका मतलब पहली डेफिशिएंसी क्या आ रही है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड अगर ऑक्टेट के हिसाब से। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले ये एग्जांपल लेते हैं, मान लो बोरोन क्लोराइड। बोरोन के पास बेटा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर की बात कर रही हूँ, बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ उसका एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है। 3 उसके पास क्या है, 3 उसके पास 2 और 3 उसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाने में लगा दिया, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो इसका कितना हो गया, BCl3 फॉर्मूला हो गया। अब बताओ इसके पास क्या बोरोन का ऑक्टेट पूरा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड मत समझना, ठीक है, ये बॉन्ड नहीं है, ये समझाने के लिए बताया था, दूसरे कलर से ले लेते हैं। ये जो हो गया बोरोन, ये बोरोन जो है ये क्या हो गया, क्लोरीन, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, ओहो सॉरी, ये हमने लिया था और ऐसे बनाया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोरोन जो है 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके टोटल इसका क्या हो गया, एक इसके साथ बनाया तो इसका लोन पेयर, सॉरी इसका इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इधर से, 2 तीसरे बॉन्ड के हो गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा था कि क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट मतलब कब कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कंपाउंड बने हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, जबकि हम कह रहे हैं कि 8 कंप्लीट होना चाहिए तो ही कंपाउंड स्टेबल है, और ये सारे के सारे स्टेबल हैं। कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, ये समझ नहीं आया, ठीक है। दूसरा, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। अब जैसे इसकी आप कैलकुलेट करोगे नाइट्रोजन की, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आएगा। कैसे, नाइट्रोजन के पास अभी आप इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, 1 2 3 और 2 उसने बॉन्डिंग में लगाए, चलो दूसरे वाले के भी काउंट कर लो, बॉन्ड वाले 4 हो गए टोटल डबल बॉन्ड से। क्या कह रही हूँ मैं, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से मान लो इन्होंने ये एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि हम कह रहे हैं कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है। फिर अगला है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या, 8 से ज़्यादा है किसी के। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये एग्जाम्पल देखो PF5 का, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। अब ये PF5 जो है, इसके अंदर देखो ये फॉस्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड बना रहा है। तो एक बॉन्ड मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर बोला है, एक पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इसके पास कितने हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये 6 बॉन्ड बना रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब 8 पे ही बोल रहे थे स्टेबल होता है, तो ये समझ में नहीं आया। उसके बाद आते हैं हम कि जो ये ऑक्टेट वाली थ्योरी थी, ये किस पे बेस थी कि भाई हमारा जो शेल है वो कंप्लीट है, तो इस वजह से ये स्टेबल है, इसलिए वजह से रिएक्ट नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कौन थी, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस तो किसी भी कंडीशन में कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कुछ नोबल गैसेस के कंपाउंड भी पॉसिबल हैं, जैसे जिनोन का फ्लोराइड, क्रिप्टोन का फ्लोराइड, जिनोन का ऑक्सीफ्लोराइड। ये जो कंपाउंड हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जिनोन एक नोबल गैस है, क्रिप्टोन एक नोबल गैस है। तो ये क्यों कंपाउंड बना रहे हैं, जबकि इनके बाहर वाली शेल बिल्कुल कंप्लीट है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो क्यों ये अपनी स्टेबिलिटी लूज़ किया इन्होंने, क्यों इन्होंने कंपाउंड बनाया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। अगला जो था, डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ऑक्टेट थ्योरी किसी भी मतलब संदर्भ में ये नहीं बता रही कि ऑक्टेट जो भरने के बाद उसकी शेप कैसी होगी।
फॉर एग्जाम्पल वाटर को हमने बॉन्ड बना दिया, हमने डायरेक्ट बॉन्डेड लाइन दिखा दी कि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन के साथ इधर, एक दूसरी साइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं, ऑक्सीजन के साथ उसने बॉन्ड बनाए, एक H इधर एक H इधर, तो हम तो यही सोचेंगे इसकी शेप जो होती है इसकी लीनियर होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इसकी लीनियर शेप नहीं होती। वाटर की शेप होती है कुछ इस तरह की, ऑक्सीजन वी शेप की तरह एग्जिस्ट करता है। ये मैंने उल्टा भी बना दिया, आप सीधा बना लेना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे दूसरा लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये कैसी शेप है, वी शेप। लेकिन क्या ये शेप आपके, मैंने किसी भी तरीके से लुईस स्ट्रक्चर से हिसाब से ऐसे एक्सप्लेन की नहीं, ये मुझे कहीं और थ्योरी से मुझे पता है कि इसकी शेप ऐसी होती है, तो इसका मतलब ये शेप नहीं बता सकता। दैट इज़ ए ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। उसके बाद उसने ये नहीं बताया कि जो कंपाउंड स्टेबल हैं, ठीक है, तो उसका एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है। मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि अगर लो एनर्जी होती जाती है मॉलिक्यूल जो होता है, कंपाउंड जो होता है, वो स्टेबल होता जाता है, बट उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो ये जो है हमारा लास्ट कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, और वो भी किस हिसाब से, एनर्जी के रिस्पेक्टिव में, तो ये वो समझा नहीं पाया, तो ऑक्टेट थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।